सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं हाजिर हूँ आपके साथ फिर से एक नई क्लास के साथ। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का जो 6 चैप्टर है, वो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि किस तरीके की वनस्पतियां जो हमारे प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं और किस तरीके के वन्य जीव उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे की चर्चा शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डेली यहाँ पे पीडीएफ डाला जाता है, तो आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं। वैसे ही आप यूट्यूब की जो हमारी क्लास है @गौरव के मिस्टर 95 के नाम से जो है हम लोग चलाते हैं, तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जितने भी होंगे वो आपको मिल जाया करेंगे और जो क्लासेस होंगे आप उनको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि जब हम कहीं पे मान लीजिए कहीं पहाड़ी इलाकों पे, कहीं ऊंचाई पे या इस तरीके की जगहों पे या किसी आप कहोगे किसी नदी के किनारे जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग वहाँ क्या देखते हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ देखते हैं कि हमें तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तरह तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, हमें तरह तरह के वन्य जीव हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो उद्यान निर्धारित किए गए हैं, जो उद्यान बनाए गए हैं जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगे हुए हमें दिखाई देते हैं ना, तरह तरह के हमें जानवर दिखाई देते हैं। तो यही आज हम बात करने वाले हैं। तो जो स्थल होता है ना, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जैसे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। प्राकृतिक जो वनस्पति होती है उसमें भी इसके कारण बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि जो तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि ज्यादा बारिश होने वाली जगहों पे आप देखोगे कि पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं ना। कम बारिश होने वाली जगहों पे आप देखोगे कि जहां मौसम शुष्क है, वहां पे क्या होता है कि पेड़ पौधे बहुत ना के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे रेगिस्तान की हम लोग बात कर लें, आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी वृद्धि, जो वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी आप देखोगे कि जो मिट्टी की जो क्वालिटी होती है ना, मिट्टी की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है कि वनस्पति किस तरीके से वहां पे उगेगी और किस तरीके से नहीं उगेगी। तो ये भी एक कारक हो गया, यानी ढाल और मिट्टी भी एक तरीके का एक कारक हो गया, यानी तापमान और नमी के सिवा, इसके अलावा। ठीक है, आमतौर पर जो हम प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, वो मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं। एक वन हो गया, एक घास स्थल होता है और दूसरा होता है कांटेदार झाड़ियां। उसी के बारे में हम आज लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी श्रेणियां कौन कौन सी हैं। किस किस आप कहोगे कि किस किस श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। तो पहला वन हो गया, दूसरा घास स्थल हो गए, पहला वन, दूसरा घास स्थल, और जो तीसरा होगा वो होगा कांटेदार झाड़ियां। ठीक है जी, कांटेदार झाड़ियां, इन तीनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो वन होता है, वन की क्या खासियत है। ये वन जो होता है वो उपयुक्त तापमान, आप कह सकते हो जो उपयुक्त जो तापमान वो से जो परिपूर्ण, इसके लिए जो उपयुक्त तापमान और जो आप कह सकते हो वर्षा, जो परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो वन है। ठीक है, इन वनों की खासियत यह है कि कुछ जगहों पे वन खुले होते हैं और कुछ जगहों पे वन ये सघन होते हैं। यानी कुछ जगहों पे जो खुले वन का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे वन होते हैं या कम मात्रा में वन होते हैं, और कुछ जगहों पे जो ये वन होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घने होते हैं। ठीक है, घास स्थल किस तरीके की जगहों पे होते हैं। तो जो घास स्थल है ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। जैसे
आप कह सकते हो। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे, घास स्थल कौन कौन से स्थानों पर होते हैं, हम दूसरे जो देशों का भी एग्जाम्पल लेंगे इसमें, ठीक है। कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार जो झाड़ है, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि ये रेगिस्तानी इलाकों में यानी शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली जो है ये जो है पौधे होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले वन का जो पहला पार्ट होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। वनों में जो पहला पार्ट होगा, वनों का जो पहला पार्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार यानी नाम से ही पता चलता है, सदाबहार यानी हमेशा हरा भरा रहने वाला, सदाबहार वन। अब हम इसकी खासियत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और अच्छे से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। इनकी खासियत एक ये होगी कि इसको वर्षा वन भी कहते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बात किया ब्राजील के बारे में, ठीक है। ब्राजील में अमेज़न के जो जंगल हैं, अमेज़न के जो जंगल हैं, वो अमेज़न के जंगल जो है वो इसके लिए खास तरीके से इसके लिए फेमस है। वहाँ पे उसको हम पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि घने जंगल वहाँ पे अमेज़न के वर्षा वन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये घने वन होते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये घने वन होते हैं, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास। उष्ण कटिबंध के पास ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये गर्म क्षेत्र आप कह सकते हो, ये जो इलाके ना भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध, ये वाला जो है ना गर्म क्षेत्र है, और पूरे वर्ष आप देखोगे कि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। कभी मौसम शुष्क नहीं होता, तो इसकी वजह से यहाँ की जो पत्तियां है ना, वो पत्तियां गिरती नहीं है, पूरी तरीके से पत्तियां नहीं झड़ती हैं। कुछ हल्की थोड़ी बहुत पत्तियां जो है गिरती हैं और फिर से नई पत्तियां वापस आ जाती है। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इन्हें सदाबहार वन बोलते हैं। सदाबहार वन इसीलिए इनको बोला जाता है क्योंकि हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। घने वृक्षों के कारण यहाँ पे जो है ना, घने वृक्षों के कारण आप देखोगे कि जो सूर्य की रोशनी है ना, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण से आप कहोगे कि दिन में भी रात्रि जैसा अनुभव होता है। जैसे होता है ना कि बरसात के टाइम में बादल इतने घने छा जाते हैं कि आप देखते हो कि अंधेरा जैसा प्रतीत होता है ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे इतना घना जंगल होता है कि जो सूर्य की जो रोशनी है वो जमीन तक यानी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से यहाँ अंधेरा जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे जो है दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं जो मजबूत होते हैं। जैसे आप कह सकते हो, जैसे इसमें रोजवुड हो गया, ठीक है, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया, ठीक है। इस तरीके के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। एक खास बात और है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं, रोजवुड, महोगनी। इनके अलावा एक आबनूस भी एक पौधा है, आबनूस लिख देता हूं। अच्छा, आप लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज में एनाकोंडा के बारे में सुना होगा, है ना। एनाकोंडा जो सांप, सबसे बड़ा सांप है, आदमी को खा जाता है ना। बहुत बड़ा है। आप वहां पे देखते हो ना कि किस तरीके से फिल्मों में दिखाया जाता है, हॉलीवुड की फिल्मों में किस तरीके से दिखाया जाता है उसको कि कितने बड़े सांप होते हैं। और वो सांप क्या होता है कि आता है, इतने सारे लोगों को खा जाता है। जो हीरो और जो एक्टर्स जो होते हैं फिल्मों में, वो किस तरीके से लड़ते हैं उनसे, है ना। तो एनाकोंडा जो होता है वो इसी तरीके के वनों में पाया जाता है। आप देखोगे अमेज़न का जो जंगल है, अमेज़न के जंगल में इस तरीके के जो सांप होते हैं ना, एनाकोंडा जो सांप है वो इसी जंगल में पाया जाता है,
ठीक है, इसी जंगल में पाया जाता है। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में बात करने वाले हैं। जो सेकंड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन नाम से जैसे पता चल जाता है, पर्णपाती वन, ठीक है, ये जो है मानसूनी वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये मानसूनी वन है। मैं लिख देता हूं, मानसूनी वन है। ठीक है, इसके अलावा ये भारत समेत उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका में, जैसे देशों में इसके बड़े हिस्से में वह फैला हुआ है। यहाँ मौसमी परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए जो पेड़ होते हैं वो पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, शुष्क मौसम में आप देखोगे जब मौसम गर्म होता है ना, तो उस समय जो ये पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। यहाँ के जो वृक्ष हैं वो साल, सांगवान, नीम, शीशम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। साल, सांगवान, नीम, शीशम इत्यादि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये भारत के कुछ हिस्से में मिलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में मिलते हैं, और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करने इसमें आगे बात करने से पहले इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी खासियत और क्या है? जो इसके जो पेड़ पाए जाते हैं ना, जो इसमें पौधे पाए जाते हैं, वो पौधे आप देखोगे फर्नीचर के लिए, यातायात के निर्माण जो सामग्री जिससे बनाई जाती है ना, यातायात की जो सामग्री बनाई जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा आप देखोगे कि क्योंकि इसकी जो फर्नीचर और जो यातायात के साथ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो लकड़ी होती है ना, काफी मजबूत लकड़ी होती है। ठीक है, और ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होती है। ठीक है, यही कारण है। अगर यहाँ पे हम जानवरों की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर इत्यादि यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो शीतोष्ण सदाबहार वनों के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा जो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। अब ये क्या होता है? शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं? तो ये जो वन है वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये महाद्वीपों के द्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर ये वन जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देशों का एग्जांपल लें तो इसमें दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, और आप देखोगे कि दक्षिण पूर्वी ब्राजील इसमें शामिल है। ठीक है, यहाँ जो है बांज, चीड़, यहाँ के जो पेड़ है, यहाँ के जो पेड़ है वो बांज, चीड़, यूकेलिप्टस वगैरह मिलते हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टस इत्यादि तरीके के पेड़ यहाँ पे
मिलते हैं। यहाँ पे मजबूत और मुलायम दोनों प्रकार के जो है पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में। चौथा जो है हमारा, फोर्थ है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, तो शीतोष्ण पर्णपाती वन की क्या खासियत है, तो आप देखोगे कि ये उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये वन उत्तरी पूर्वी अमेरिका में, यानी कहाँ मिलते हैं, ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका में मिलते हैं, चीन में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं, चिली में मिलते हैं और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो इसकी पत्तियां होती हैं वो पत्तियां आप देखोगे शुष्क मौसम में गिराते हैं ये। ठीक है, और पेड़ कौन से होते हैं, आप इसमें पेड़ बांज, ऐश और बीच नामक पेड़ मिलते हैं। बांज, ऐश और बीच नामक पेड़ इसमें मिलते हैं। इस तरीके के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे जानवरों की हम लोग बात करें तो जानवर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हिरन मिल जाएगा आपको, लोमड़ी मिल जाएगा, भेड़िया, इस तरीके के जो है जानवर यहाँ पे मिल जाते हैं। खास तौर से आप देखोगे कि पक्षियों में यहाँ पे फीजेंट और मोनाल नाम के पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के बारे में। पांचवा जो है वो है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति, अब हम इसके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आपको पता है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर और उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन, जैसे हमने पिछली थोड़े पहले हमने इसके बारे में चर्चा की, तो शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती वनों से ढके हुए हैं। ठीक है, परंतु महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वह दक्षिणी पश्चिम किनारे जो है इससे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी वो पूर्वी किनारों पर मिलती थी और ये जो है ये पश्चिमी किनारों पर और दक्षिण पश्चिम किनारों जो है उससे थोड़े से भिन्न है। ठीक है, ये जो अधिकतर कहाँ मिलते हैं, इस तरीके की जो वनस्पतियां जो कहाँ मिलती है अधिकतर, तो ये मिलती है अधिकतर यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में। जो इसके जो भूमध्य सागर के जो समीप वाले जो वन प्रदेश है ना, वाले जो वन प्रदेश है वहां पे पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क, यानी आप देखोगे कि जो इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरीके की वनस्पतियां मिलती हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे, संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे जो नींबू वंश के जो सिट्रस वाले जो फल है वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, संतरा, अंजीर, जैतून, संतरा, अंजीर, जैतून, जो नींबू वंश वाले फल हैं, यानी जिनमें सिट्रस होता है। क्या होता है, सिट्रस। जो सिट्रस वाले जो पौधे हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के पौधे यहाँ पे उगाए जाते हैं और अंगूर भी इसमें शामिल है, इसमें अंगूर भी शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके के पौधे यहाँ पे आप देखोगे उगाए जाते हैं। यहाँ पे वन्य जीव कम पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन्य जीव जो है कम पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो भूमध्य सागरीय वृक्ष हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। ठीक है, जो भूमध्य सागरीय जो वृक्ष हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। जो इनकी जो आप कह सकते हो जो इसकी पेड़ों की जो छाल होती है ना, वो मोटी छाल और जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ठीक है, खास बात क्या है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों को
फलों की कृषि के कारण विश्व का आप देखोगे कि इसको फलोद्यान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान। फलोद्यान भी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी जो है भूमध्यसागरीय वनस्पति की जो है खासियत है। अब हम बात करेंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्या है और ये कहां पे पाए जाते हैं? शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जहां पे जो 50 से 70 डिग्री के बीच में ये भव्य जो है शंकुधारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनको हम टैगा भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम टैगा भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम टैगा भी कहते हैं। अधिक ऊंचाइयों पर भी मिलते हैं। लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार ये वृक्ष होते हैं। इनका इस्तेमाल लुगदी बनाने हेतु किया जाता है। लुगदी का मतलब आप समझ गए होंगे कि लुगदी का तात्पर्य होता है कि जो अखबारी जो कागज होता है, अखबारी कागज बनाने से पहले लुगदी बनाई जाती है। ठीक है, अखबारी कागज जो है इनसे बनाया जाता है। ठीक है, तो नरम कास्ट का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी इनमें किया है। जो माचिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो उसके बक्से बनाए जाते हैं ना, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन कौन से पौधे मिलते हैं? इसमें चीड़ और देवदार आदि पौधे मिलते हैं। कौन से? चीड़, देवदार आदि आदि इनमें पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम जानवरों की बात करें तो इसमें जानवरों में कौन कौन से? तो इसमें रजत लोमड़ी, मिंक और जो ध्रुवीय भालू होता है, क्योंकि जो ये प्रदेश होता है ठंडा होता है, तो यहाँ पे ध्रुवीय भालू भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं घास मैदानों के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, घास मैदानों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो दूसरा है, जो घास मैदान, घास मैदानों के हम लोग बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। इसमें जो सबसे पहला जो आएगा पॉइंट वो उष्णकटिबंधीय घास मैदान। उष्णकटिबंधीय घास मैदान, तो इसकी खासियत देख लेते हैं हम लोग। इसकी खासियत क्या है? तो उष्णकटिबंधीय ये जो वन होते हैं वो भूमध्य रेखा के किसी भी तरह भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ वनस्पति निम्न से आप देखोगे कि मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यानी जो यहाँ की जो वनस्पति होती है ना, वो वनस्पति जो है मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। घास जो होती है यहाँ की वो 3 से 4 मीटर तक लंबी हो सकती है। यानी जो उसकी ऊंचाई होती है वो 3 से 4 मीटर तक ऊंची हो सकती है। ठीक है, ये खासियत है इन घास के मैदानों की। और एग्जाम्पल है तो अफ्रीका का जो सवाना है ना, अफ्रीका का जो सवाना इसके लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जानवर कौन कौन से मिलते हैं? तो हमें यहाँ पे जानवर जैसे जेब्रा, हाथी, जिराफ, जिराफ के अलावा हिरन और तेंदुआ, इस तरीके के जानवर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा बात करते हैं शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। ये फर्स्ट हो गया शीतोष्ण घास स्थल। दूसरा जो है शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ भी घास आमतौर पर
जो यहाँ की जो घास होती है वो आमतौर पर छोटी और आप देखोगे कि पौष्टिक होती है। यहाँ पे अगर जानवरों की हम लोग बात करें तो यहाँ के जो जानवर है वो जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं शीतोष्ण घास स्थलों में। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय जो है, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का अगर एग्जाम्पल लें तो हम उन देशों का नाम ले सकते हैं जहाँ पे उगती हैं, जहाँ पे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम लेंगे पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका जैसे मैंने आपको बताया ना, पूर्वी अफ्रीका का जो सवाना मैदान है, ठीक है, वो हो गया। ठीक है, ब्राजील है, ब्राजील में इसे कंपोज कहा जाता है ना, ब्राजील में इसे कंपोज कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है। इस तरीके के इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। ठीक है, अब हम शीतोष्ण कटिबंधीय जो है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम अर्जेंटीना का नाम लेंगे, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास जो दक्षिण अमेरिका का जो इलाका है अर्जेंटीना, ठीक है, वहां का एक देश है, तो वहां पे पंपास के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड बोला जाता है और आप देखोगे जो मध्य एशिया में से स्टेपी बोला जाता है। मध्य एशिया में से क्या बोला जाता है? स्टेपी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में से, ऑस्ट्रेलिया में जो इसको हम क्या शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या बोलते हैं? इसको हम डॉन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डॉन, डॉन, इसको हम डान कहते हैं, डान। ठीक है, ये इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कटीली झाड़ियों के बारे में। जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो कटीली झाड़ियां। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ना, कटीली झाड़ियां, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये रेगिस्तान में उगती होंगी, है ना। कटीली झाड़ियां ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर है। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा वहां पे होती है, जिसके कारण ये इस तरीके की जो है कटीली झाड़ियां वहां पे पाई जाती हैं। ठीक है, आप देखोगे कि कृषि और आवास के लिए जो है यहाँ पे जो है बहुत, मतलब कृषि और आवास की बहुत कम मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीजें उग नहीं पाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा आप कह सकते हो जो दुर्गम जो इलाका है, दुर्गम इलाका माना जाता है, क्योंकि ये रेत दूर तक होती है, पानी की कोई सुविधा होती नहीं है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जो है खेती बाड़ी करना, इसलिए लोग यहाँ पे कम रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेशों के बारे में। ध्रुवीय प्रदेश, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, ध्रुवीय, ध्रुव, यानी ध्रुवीय भालू के बारे में मैंने बात की थी ना। ध्रुवीय प्रदेश बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है सीमित वनस्पति होती है। यहाँ की जो वनस्पतियां होती है सीमित होती हैं, और यहाँ पे छोटी मोटी वनस्पतियां यहाँ पे जैसे काई और लाइकेन टाइप की जो वनस्पति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काई और लाइकेन कहाँ पे उगती है? ठीक है, कौन सी जगह पे? और छोटी झाड़ियां भी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, छोटी झाड़ियां जो मिलती हैं वो अल्पकालिक जो ग्रीष्म ऋतु जब आती है ना, यहाँ पे जो छोटे थोड़े समय के लिए जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब वहां पे ये विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये यूरोप में मिलती है, एशिया के कुछ इलाकों में मिलती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में ये पाई जाती है। यहाँ पे मोटी चमड़ी वाले या मोटे फर वाले जो है, आप कहोगे कि मोटी चमड़ी या मोटे फर वाले जो है यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जानवर? उसमें एक सील आ जाती है। सील के बारे में आपने सुना होगा ना, सील आती है, वॉलरस आ जाता है, कस्तूरी बैल आ जाता है, ध्रुवीय भालू आ जाता है, इसके अलावा ध्रुवीय उल्लू आ जाता है। ठीक है, बर्फीली बर्फों में जो रहने वाली जो लोमड़ी है वो लोमड़ी आ जाती है इसमें। तो इस तरीके के जो जानवर इसमें शामिल है। तो आज का जो चैप्टर था वो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में था। हम लोगों ने इसके बारे में जाना, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, हम लोगों ने इसमें समझने की कोशिश की कि किस तरीके से, क्योंकि देखिए बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं हमारे पास, वो बातें खत्म नहीं होंगी पूरे दिन, लेकिन हम टॉपिक वाइज अगर चलेंगे तो ज्यादातर चीजें हम लोग कवर कर पाएंगे। और आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट जो चीजें उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये 7th क्लास की बुक है, इसके बाद फिर 8th की आएगी, फिर 9th, फिर 10th, वैसे वैसे ये चीजें भी और बढ़ती जाएंगी और थोड़े से
आप देखोगे कि ना जो चीजें हैं जो अंदर से और चीजें ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम उतना ही बात करेंगे जितना जो है टॉपिक वाइज दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, उतना ये भी बात करेंगे। इसके अलावा और जो क्लासेस मैं खास तौर से आपको पढ़ाऊंगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वैसे तो हम लोग पीडीएफ में डाल देते हैं, लेकिन जैसे हम और जो इसके अलावा जो दूसरी बुक्स का इस्तेमाल करेंगे एनसीईआरटी के बुक्स के अलावा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है वो कराए जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है बताई जाएंगी। तो अभी की क्लास में इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है। और आप जब चीजें देखते हैं तो हम जैसे लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, या हमें पता चलता है कितने व्यू हैं, तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मजा आता है काम करने में। तो आपसे उम्मीद करता हूँ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।